रसिया ने क्लेम किया है कि यूक्रेन ने आज उसके क्रीमिया वाले इलाके में मिसाइल अटैक किया। लगभग 10 मिसाइलें यूक्रेन की तरफ से छोड़ी गई थी क्रीमिया में, जिसको रसिया ने इंटरसेप्ट कर दिया और किसी को अभी तक जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो अटैक हुआ है जो क्रीमिया में, तो ये जो अटैक है पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यूक्रेन की कोशिश रही है कि क्रीमिया को निशाना बनाना उसका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा है, क्योंकि क्रीमिया एक समय यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में रसिया ने इसमें कब्जा कर लिया था और क्रीमिया इस समय रसिया से जुड़ा हुआ है एक ब्रिज के रास्ते से। तो यूक्रेन की कोशिश रही है कि इस ब्रिज को इसमें मिसाइल अटैक करके या दूसरा अटैक करके इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए, ताकि जो क्रीमिया वो रसिया से अलग हो जाए। तो इसमें अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन क्रीमिया में अटैक यूक्रेन का जो होता रहा है, तो उसी की कड़ी में आज उसने अटैक किया है। रसिया और यूक्रेन ने आज जो कैदियों को एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे, जैसे कि रसिया ने 230 यूक्रेनियन कैदियों को छोड़ दिया, जबकि यूक्रेन ने 246 रशियन कैदियों को छोड़ दिया। तो लगभग 5 महीने बाद ये एक दूसरे से अदला बदली हो रही है कैदियों की। और इस अदला बदली कराने में जो मीडिएशन की भूमिका निभाई वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने निभाई। और इस समय जो मीडिएशन जो हुई है उसमें एक रोचक बात ये है कि इस समय लड़ाई बहुत इस इंटेंस तौर में चल रही है। पिछले एक हफ्ते से ड्रोन और मिसाइल अटैक दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसे मौके में जब आज के दिन ये खबर आई है तो एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि ये दोनों देश कहीं ना कहीं इनके बीच में बैकलॉग तरीके से कुछ ना कुछ बातचीत हो रही होगी, तभी ये मीडिएशन हो पाया। रशियन हैकर ने यूक्रेन का एक कंपनी थी कीव स्टार, ये टेलीकॉम कंपनी थी, इसको निशाना बनाया था, हैकिंग की थी यहाँ पर। तो उसी के सिलसिले में आज यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है एसयूबी, उसने स्टेटमेंट जारी किया और उसने कहा है जो रसिया की जो ये साइबर उसने जो हैकर किया यहाँ पर साइबर हैकिंग की जो उसने, तो वो लगभग मई के समय से ही उसने इस कंपनी को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और ये जो कीव स्टार कंपनी है इसके लगभग पूरा तरीके से इसको ऑपरेशन इसका डिस्ट्रॉय करने की उसने कोशिश की थी। तो जो कीव स्टार है उसको लगभग दिसंबर महीने में खबर आई थी कि दिसंबर महीने की 12 तारीख को कीव स्टार के लगभग 25,000 जो उसके कस्टमर है उनका उनका जो मोबाइल नेटवर्क है वो कट हो गया था। तो इस तरह से जब ये खबर आई थी तो ये लगने लग गया था कि इसके पीछे रसिया का कोशिश हो सकती है, रसिया की हैकिंग हो सकती है इसमें। तो आज यूक्रेन के जो एसयूबी इंटेलिजेंस है उसने क्लियर कर दिया कि वाकई में इसमें रसिया का इसमें भूमिका रही थी। और रसिया ने इस प्रकार की हैकिंग वो लगातार करते आ रहा है। और साथ में उसने कोशिश उसकी ये भी कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहे वो टेलीकॉम हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी हो या दूसरे पानी की सप्लाई हो, इस तरह से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाना चाह रहा था कि यूक्रेनियन लोगों का जो मोराल है उसको तोड़ा जा सके। जो पोलैंड के फार्मर हैं उन्होंने फिर से यूक्रेन की बॉर्डर में ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। और पोलैंड के जो किसान हैं इन्होंने कुछ महीने पहले भी ब्लॉकेडिंग वहाँ पर रखी थी। और उन्होंने कहा था कि जो यूक्रेन की जो फसल है वो हमारे इलाके में जब पहुँच रही है तो इससे हमारा घाटा हो रहा है। तो उनकी ये डिमांड थी कि यूक्रेन की जो फसल और यूक्रेन के जो किसान हैं जो उनको सब्सिडी मिलती है यूरोप की तरफ से, उस सब्सिडी को बंद किया जाए। तो उनकी डिमांड उस समय तो मान ली गई, लेकिन लगता है कि अब इन्होंने फिर से नई डिमांड शुरू कर दिया और फिर से इन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया है। तो इनकी जो नई डिमांड है उसके तहत उनकी कुछ मांग है, जिसमें से एक पहले वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे, पोलैंड की जो गवर्नमेंट है वो किसानों को सब्सिडी दे। पहली डिमांड उनकी है। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि जो टैक्सेस बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है उन टैक्सेस को नया बढ़ाया जाए। तो ये कुछ दो डिमांड लेके जो पोलैंड के किसान हैं उन्होंने यूक्रेन की बॉर्डर में ब्लॉकेट कर दिया है। अभी लगभग 1 महीने पहले की बात है कि पोलैंड के जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने भी यूक्रेन की बॉर्डर में ब्लॉकेट लगा दिया था। और उनका डिमांड ये थी कि जो यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर है और यूक्रेन के जो ट्रक है वो धड़ल्ले से पोलैंड की सीमा के अंदर आ रहे, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो ट्रक ड्राइवरों की मांग थी कि यूक्रेनियन के जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए लिमिट लगाया जाए कि वो एक दिन में इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, एक साल में उनके ऊपर जो उनका ट्रक है वो इतने ज़्यादा टाइम से ज़्यादा नहीं जा सकता, ऐसे कुछ लिमिट लगाने की उन्होंने मांग की थी। तो इस प्रकार से देखने को मिला है कि पोलैंड और यूक्रेन जो आमतौर में देखा जा रहा है जब से लड़ाई शुरू हुई है तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीबी देश है। और जितना भी यूक्रेन के लिए सप्लाईज निकल रही है तो वो सब पोलैंड के रास्ते से निकल रही है। तो पोलैंड सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि यूक्रेन को जितनी हो सके मदद की जाए, लेकिन कुछ ऐसा तबका है पोलैंड के अंदर जो अब यूक्रेन के विरोध भी की तरफ जाने लग गया है। खासतौर में जो इस समय जो ट्रक ड्राइवर हो गए या जो किसान हो गए, तो इनके जो डिमांड है वो इसको देखना, अगर हमको समझना है तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पोलैंड और यूक्रेन है दोनों
अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य है जबकि यूक्रेन नहीं है, तो पोलैंड के ऊपर कुछ लिमिट लगी हुई है और साथ में यूक्रेन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है यूरोप की तरफ से। तो जो यूक्रेन है उसको जब से लड़ाई शुरू हुई है तो यूरोप में उसको जाने की अनुमति मिल गई है। उसके जो ट्रक ड्राइवर है, उसकी जो फसल है वो यूरोप में बिकने के लिए वो उसको परमिशन मिल गई है। तो यूक्रेन इस इन चीज़ों का वो जब एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, तो उससे जो पोलैंड का बिज़नेस है उसको नुकसान हो रहा है। तो जो पोलैंड के जिन बिजनेसों को नुकसान हो रहा है वो ब्लॉकेट का रास्ता अपना रहे हैं और कोशिश कर रहे हो कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जाए, अपनी गवर्नमेंट में भी और यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी दबाव बनाया जाए, जो कि अभी तक यूक्रेन को जो छूट मिल रखी है लड़ाई शुरू होने के बाद, उस छूट को ख़त्म किया जाए। ये पोलैंड के कुछ लोगों की डिमांड है। व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो विदेशी नागरिक अभी रसिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको रसिया की नागरिकता हम देने के लिए तैयार है। तो इसमें देखने को मिला कि इस समय रसिया के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें नेपाली नागरिक है। लगभग 200 नेपाली नागरिक जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो रसिया की आर्मी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिनमें से 10 की मौत भी हो गई है। साथ में अफ्रीका के कुछ नागरिक है जो रसिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो ये देशों के नागरिक है तो रसिया सरकार हो सकता है इनको इनको पुरस्कार देना चाह रही होगी। और बात की जाए तो रसिया की जो सरकार है उसका स्टेटमेंट में उसने आज कह दिया है कि 1 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर कोई ये एविडेंस दे पाए कि उसने 1 साल रसिया की मिलिट्री में सर्विस दी है तो उसको हम रसिया सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी जो जयपुरिजे का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें रसिया के कब्जे में हो और उसमें जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको चेक करती रहती है, उसको इन्वेस्टिगेट और उसका जो निरीक्षण है, इंस्पेक्शन उसको करने की जिम्मेदारी उसके पास है। लेकिन अभी उसकी तरफ से न्यूज़ आई है कि रसिया ने पिछले कुछ दिनों से ये जो जयपुरिजे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका इंस्पेक्शन करने से उसने आईएई को मना कर दिया है और 2 हफ्ते से आईएई के जो इन्वेस्टिगेटर है वो इस जयपुरिजे प्लांट में इन्वेस्टिगेट या इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे। अगर ये जयपुरिजे प्लांट की बात की जाए तो ये जयपुरिजे इलाका यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसको जब से रसिया ने अटैक किया तब से उसने अपने कब्जे में ले लिया और जब से कब्जे में लिया उसने तो न्यूक्लियर प्लांट भी उसके कब्जे में आ गया। तो रसिया जो सरकार है उसने आईएईए और दुनिया यूएन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सबको उसने विश्वास दिलाया कि वो उसके जब तक संरक्षण में न्यूक्लियर पावर प्लांट है तब तक उसमें कोई खामियां नहीं आएगी, ना ही कोई एक्सीडेंट होगा। तो अभी तक रसिया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आईएई हो गई या यूएन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए सबके साथ अभी तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी, लेकिन अब पिछले 2 हफ्ते से इस प्रकार की जो खबर आ रही है वो एक चिंता जाहिर कर रही है कि क्यों ये रसिया भी इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहा है।